हम आज के इस वीडियो सीरीज में हम क्लास 10th का लाइट चैप्टर का पीवाईक्यू करने वाले हैं। इसमें मैंने 5 क्वेश्चन लिए हुए हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है सारे। क्वेश्चन के साथ साथ रिलेटेड कंसेप्ट भी करने वाले हैं हम, तो आप लोग ध्यान से देखिए। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, रिफ्रैक्शन के बारे में बता रहे हैं हम, है ना। रिफ्रैक्शन आप लोग को पता ही होगा रिफ्रैक्शन क्या होता है। देखना ये जो है रिफ्लेक्शन से अलग है ना? देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। रिफ्लेक्शन जो है ना वो सेम मीडियम में होता है। क्लियर है क्या? एग्जाम्पल के लिए आगे रिफ्लेक्शन का भी क्वेश्चन है, वहाँ मैं डिटेल में बता दूंगा। एग्जाम्पल के लिए देखो, ये एक ग्लास स्लैब है, बोले कुछ भी है वो, कोई ऑप्टिकल मीडियम है, ठीक है। लाइट यहाँ से इंसिडेंट हुआ और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, समझ रहे हो। और बीच में हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जिसको बोलते हैं नॉर्मल। समझ आ रहा होगा आप लोगों को। देखो ये जो मीडियम है ना, ये मीडियम एक ही होना चाहिए। आइदर ये क्या होगा, लिक्विड मीडियम होगा, या फिर गैस होगा, या फिर सॉलिड होगा। तो यहाँ मीडियम सेम है। यहाँ लाइट जो है ना दूसरे मीडियम में एंटर नहीं करती, तो यहाँ हम रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको पढ़ना है रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ना है? रिफ्रैक्शन। यहाँ पे क्या होता है, लाइट जो है वो मीडियम 1 से मीडियम 2 में एंटर करती है ना। अब ये कुछ अलग मीडियम होगा, सपोज ये गैस ले लेते हैं और ये हम लिक्विड ले लेते हैं, समझ रहे हो। तो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन में जो है वो मीडियम चेंज हो जाता है। अच्छा, मीडियम चेंज होना पूरा उसके पीछे एक स्टोरी है, क्या कहने को कि मान लो कि मीडियम चेंज होगा तो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएगी ना। आपने पहले भी पढ़ा होगा, स्टेट्स ऑफ मैटर वगैरह पढ़े होगे 9th में। उसमें क्या है कि मान लो ये कोई गैस है ना, एयर बोलते हैं जनरली इसको हम। तो एयर का मीडियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो अलग होता है, और लिक्विड का मीडियम का कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है। मतलब इसके पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, है ना। इसके डेंसिटी क्या होते हैं, बहुत कम होता है। इसका डेंसिटी क्या होता है, बहुत कम होता है। लिक्विड के पार्टिकल पास पास होते हैं, इसकी जो डेंसिटी है वो एयर से ज़्यादा होता है। तो समझ रहे हो आप, डेंसिटी चेंज हो जा रही है, पार्टिकल का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जा रहा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज हो जा रहा है। ये सारी चीज़ें चेंज हो जा रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेंगी तो वो सेम तरीके का एटमॉस्फेयर फील नहीं करेगा, और जिसके वजह से लाइट क्या हो जाएगा, अपने पाथ से बेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेंड हो जाएगा। और इसी फेनोमेनन को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। याद रखना है, सेम मीडियम में लाइट कभी भी रिफ्रैक्शन नहीं करती है। रिफ्रैक्शन तब होता है जब क्या हो जाता है, मीडियम चेंज हो जाता है। ये चीज आपको याद रखना था। अच्छा, तो सिंपल सा बात है, रिफ्रैक्शन इज द फेनोमेनन ऑफ लाइट इन विच व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन it bend it bend from its ओरिजिनल पाथ, है ना। ये अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है क्या? देखो अब नेक्स्ट क्या पूछ रहा है वो, स्नेल्स लॉ पूछ रहा है। देखो स्नेल्स लॉ एज सच हम अलग से नहीं पढ़ते, इसको रिफ्रैक्शन के लॉ में ही पढ़ लेते हैं। क्या है रिफ्रैक्शन का लॉ? क्या है देखो, आपको पता ही होगा। जैसे रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं, है ना, ऐसे ही हमारा रिफ्रैक्शन के भी दो लॉज हैं। देखो पहला लॉ, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों के लिए सेम है। और पहला लॉ है क्या, आपको पता ही होगा कि 3 तरह की लाइट होती है ना। एक होता है आपका इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। दूसरा क्या होता है, रिफ्लेक्टेड। और तीसरा कौन सा होता है, रे नॉर्मल, है ना। तो ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करता है, सिंगल प्लेन, है ना, सिंगल प्लेन। समझ रहे हो? देखो समझना इजी भी है। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये हमारा इमेजिनरी लाइन नॉर्मल है। अब यहाँ ध्यान दो, ये तीनों का जो इमरजेंट पॉइंट है वो क्या है, एक ही प्लेन में है ना, तो सेम प्लेन में है। तो देखो ये पहला लॉ जो है वो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों के लिए सेम है। लॉ बदलती कहाँ है,
रिफ्लेक्शन में क्या होता है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हो जाता है, लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होता है, एंगल आई इक्वल टू नॉट एंगल आर, बट होता क्या है, एंगल आई अपॉन एंगल आर का जो रेशियो होता है वो होता है कांस्टेंट। ये याद रखना है, ये होता है आपका किसमें, रिफ्रैक्शन में। क्लियर है क्या? तो यही पूछ रहा था दोनों कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, तो हमने देख लिया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द प्रॉपर्टी इन विच लाइट बेंड व्हेन इट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। फिर वो लॉ पूछ रहा था, स्नेल्स लॉ। तो ये जो सेकंड वाला है ना, इसी को हम स्नेल्स लॉ बोलते हैं कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसके एंगल आई और एंगल आर का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्लियर है क्या? ठीक है। देखो, तो यहाँ पे अगर आप ये फिगर को गौर करोगे तो यहाँ आप देख भी सकते हो कि जो हमारा एंगल आई है और एंगल आर है ना। जैसे देखो, एंगल आई कहाँ पे है, ये ये जो है एंगल आई है, और ये जो है हमारा, ये है एंगल आर। तो इन दोनों का रेशियो एंगल आई अपॉन एंगल आर जो है वो होगा कांस्टेंट। क्लियर है क्या? ठीक है, तो ये था हमारा स्नेल्स लॉ। आगे देखते हैं हम, है ना। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, स्टेट द मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, है ना, स्फेरिकल मिरर के लिए। देखो, स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं ना, कितने होते हैं, दो टाइप का। एक होता है कॉनकेव और दूसरा क्या होता है, कॉन्वेक्स। देखो, अब स्फेरिकल मिरर में क्या है, वो मिरर फॉर्मूला पूछ रहा है। मिरर फॉर्मूला पता ही है आपको, वो तीन क्वांटिटी के बीच में रिलेशन बताता है। किस किस के बीच में, एक फोकल लेंथ, दूसरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और तीसरा इमेज डिस्टेंस। इन तीनों के बीच में रिलेशन बताता है फॉर्मूला। देखो, इधर मैंने सबका आंसर भी लिखा हुआ है, तो आप इधर देख सकते हो, मैं एक्सप्लेन करूंगा बस यहाँ पे, तो मैं इधर नहीं देख रहा हूँ, है ना। आपको अगर राइट डाउन करना है तो आंसर देख सकते हो यहाँ से। देखो, तो ये मिरर फॉर्मूला इन तीनों के बीच में रिलेशन बताता है। ओके, तो फॉर्मूला जो बन के आता है हमारा वो ये आता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो ये फॉर्मूला इतना मुश्किल नहीं है, सबको याद रहता है, लेकिन इसको न्यूमेरिकल में कैसे यूज करेंगे, वहाँ इस फॉर्मूला ये फॉर्मूला तो याद रहना ही चाहिए, इसके साथ साथ जो एक और इम्पोर्टेंट चीज है वो है हमारा साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन भी याद रहना चाहिए, तभी हम इस फॉर्मूला को अच्छे तरीके से परफेक्टली न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज कर सकते हैं। क्लियर है क्या? तो साइन कन्वेंशन क्या है, देखो, मैंने पिछले सीरीज में भी बताया था, यहाँ भी बता देता हूँ। देखो, कि मान लो ये कोई कॉनकेव मिरर है, देखो ये कोई कॉनकेव मिरर है और ये है इसके प्रिंसिपल एक्सिस। तो याद रखना है आपको कि जो भी डिस्टेंस, इसको आपको क्या बोलोगे, कौन सा साइड हो गया, ये हो गया राइट साइड और ये हो गया लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड की तरफ जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो करेंगे निगेटिव में, और राइट साइड की तरफ जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो करेंगे पॉजिटिव में। और क्या, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी डिस्टेंस होगा वो होगा पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो भी डिस्टेंस होगा वो होगा निगेटिव। बस आपको इतना याद रखना है। फिर फॉर्मूला के साथ अगर ये साइन कन्वेंशन आपको याद रहता है तो आप 100% क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि बाद में हमें वही लगाना होता है, फ्रैक्शन ही सॉल्व करना होता है। क्लियर है क्या? अभी मैं करके भी बताऊंगा आपको। और नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, ये मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। देखो, मैग्निफिकेशन होता क्या है, मैग्निफिकेशन होता क्या है, देखो सिंपल है, ये वर्ड से ही क्लियर है कि कितना टाइम्स मैग्निफाइड हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, कितना मैग्नीफाइड हुआ। मैग्नीफाइड में वो तीन चीजें हो सकती है ना, या तो वो सेम साइज का रह सकता है, या तो वो छोटा हो सकता है, या स्मॉलर हो सकता है, या तो वो ऑब्जेक्ट से लार्जर हो सकता है। तो ये चीजें हमें मैग्निफिकेशन से पता लगता है ना। अगर मान लो कि मैग्निफिकेशन 1 आया, हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करा और m की जो वैल्यू आ गई वो 1 आ गई, इसका मतलब ये जो है वो सेम साइज का है। अगर मैग्निफिकेशन मान लो 0.5 आ गया, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो इमेज जो है ऑब्जेक्ट से छोटा हो गया। अगर मैग्निफिकेशन 2 आ गया, इसका मतलब जो हमारा इमेज है वो ऑब्जेक्ट से डबल है। समझ रहे हो? तो इस तरीके से हम मैग्निफिकेशन निकालते हैं। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला हमारे पास होता है m = hi/h नॉट बोल सकते हैं इसको। देखो, जहाँ पे h
आई क्या है, ये है हाइट, है ना, हाइट ऑफ इमेज, ये इमेज का हाइट है। और एच ओ क्या है, ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, ये क्या होगा, हाँ, अरे, तो ये हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लियर है क्या। तो आपको ये सब याद रखना है। देखो, मैग्निफिकेशन का एक दूसरा फॉर्मूला भी है हमारे पास, है ना। मैग्निफिकेशन का जो है हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है, वो क्या है, वो ये है, ये देखो, m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। ये किसके लिए है, मिरर के लिए, क्लियर है क्या। हम मिरर का ही देख रहे हैं वैसे यहाँ पे। अब देखो, अब ये भी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला और ये भी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, तो हम यहाँ पे इक्वल टू में लिख सकते हैं माइनस वी अपॉन यू। और जब कभी भी हमें जरूरत हो, तो सिंस दोनों मैग्निफिकेशन का ही फॉर्मूला है, तो हम दोनों को आपस में इक्वेट भी कर सकते हैं। अभी मैं करके बताऊंगा, है ना, माइनस वी अपॉन यू। तो ये था हमारा मैग्निफिकेशन। चलो अब इसको हम क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। देखो, साइन कन्वेंशन याद होना चाहिए, क्या है, एन ऑब्जेक्ट, है ना, ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट की जो हाइट है ना, साइज है, वो कितना है, 4 सेंटीमीटर। मतलब देखो, ऑब्जेक्ट का साइज अभी बताया था, यहाँ पे जो गिवन है वो है एच नॉट, वो कितना है, 4 सेंटीमीटर। ओके, प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर। देखो, इन फ्रंट ऑफ मिरर, अभी बताया था मैं थोड़ी देर पहले कि ये मान लो आपका अगर कॉनकेव मिरर है और इसके इन फ्रंट में रखोगे, मतलब इधर ही तो रखोगे, और इधर वाली जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, नेगेटिव। मतलब 25 सेंटीमीटर पे प्लेस किया गया ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको हम यू भी बोलते हैं, वो कितना है, 25। ये आपको दिया नहीं रहेगा माइनस, ये अपनी अंडरस्टैंडिंग से माइनस लगाना होगा, नहीं तो सारा आंसर गलत आएगा। इसके बाद क्या पूछ रहा है, इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ। देखो, फोकल लेंथ कितना है, 15। फोकल लेंथ कितना है, 15। अगर मैंने 15 ले लिया तो गलत होगा, हमें -15 खुद से लेना होगा। क्यों, क्योंकि देखो, अगर आप इसका कर्व बनाओ, फोकस किधर होता है, देखो, ये तो हमारा पोल है ना, ये होता है फोकस, समझ रहे हो, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ओके, तो ये फोकल जो है, हम अगर मेजर करें यहाँ पे, तो यहीं से तो डिस्टेंस करेंगे मेजर, और यहाँ से हम जैसे ही लेफ्ट में डिस्टेंस कवर करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। मतलब कॉनकेव मिरर का फोकल क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर है क्या, ठीक है। अब हम आते हैं फॉर्मूला पे, क्या पूछ रहा है, पहले तो पूछ रहा है एट व्हाट डिस्टेंस द मिरर शुड बी, मिरर शुड स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। देखो, इमेज का डिस्टेंस पूछ रहा है इनडायरेक्टली, मतलब मेरे से वो वी पूछ रहा है। फॉर्मूला लगाएंगे, मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। वैल्यू रख दो सबका, 1/f कितना है, -15 इक्वल टू 1/v गिवन ही नहीं है, 1/u, u कितना है, -25। सॉल्व करते हैं इसको, देखो, तो -1/15 हो गया इक्वल टू 1/v माइनस 1/25। v को इधर ही रखते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो क्या होगा, -1/15 प्लस 1/25 इक्वल टू 1/v। तो 1/v, एलसीएम ले लो आप, एलसीएम कितना आने वाला है दोनों का, 75 आने वाला है ना, 75 एलसीएम आएगा, तो ऊपर कितना होगा, -5, और यहाँ क्या होगा, 3। मतलब ये 1/v इक्वल टू कितना आ गया, -2/75। कट करो इसको, रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो ये सीधा हो जाएगा। तो हमारा जो है कितना होगा, देखो, ये जो हमारा यहाँ -75/2, इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, 37.5 सेंटीमीटर। मतलब जो v आया वो कितना आया, 37.5 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या, ठीक है। देखो, अब क्या है ना, अब हम निकालते हैं ये, तो ये आपको समझ आ गया, 37.5 सेंटीमीटर आया इमेज डिस्टेंस। क्लियर है, ठीक है। अब क्या निकालते हैं हम, अब निकालते हैं इसका क्या कह रहा है ये, फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज।
इमेज का साइज, साइज पूछ रहा है हमसे, है ना। इमेज का साइज देखो मैग्निफिकेशन से पता लगेगा, है ना। इमेज का साइज किससे पता लगेगा, मैग्निफिकेशन से। तो यहाँ मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा दो, m इक्वल टू एच आई अपॉन एच नोट इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। देखो हमारे पास v भी है, हमारे पास u भी है, एच आई नहीं है लेकिन एच नोट तो है। तो अभी बताए थे ना, जरूरत पड़े तो हम इन दोनों को भी इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं यही करने वाला हूँ। तो ये एच आई अपॉन एच नॉट इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू। मुझे चाहिए इमेज, तो मैं इसको रख लेता हूँ और बाकी सबको ऑपरेट कर लेता हूँ, है ना। तो माइनस बी एच नॉट अपॉन यू वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं। माइनस बी कितना है, देखो माइनस साइन तो रहेगा, लेकिन ये हमारा जो वी है वो कितना है, 37.5। और एच ओ कितना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, देखो यहाँ लिखा हुआ है 4। तो ये हो गया 4 अपॉन, क्या कह रहा है, यू, सॉरी हाँ, यू, यू कितना है, इमेज डिस्टेंस कितना है, देखो सॉरी इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, -25। तो ये -25 हो गया। ये माइनस से माइनस पहले तो काटो, फिर क्या बनने वाला है हमारा, फिर बनने वाला है 37.5 × 4 अपॉन 25। और यहाँ से पॉइंट हटाए तो जीरो आ गया यहाँ पे। देखो ये 25 से 10 टाइम्स कट रहा है, और ये 25 से कितना कट रहा है, देखो 25 वन जा पहले लगाओगे, फिर भी इसमें रिमाइंडर कितना रहेगा, फिर भी इसमें रिमाइंडर रहेगा 12, और उसके आगे 5 है, तो ये कट गया 5 से, है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट कितना आया, 15 4 जा 60 अपॉन 10। ये 10 से 10 कट गया, मतलब 6 सेंटीमीटर जो है हमारा हाइट ऑफ क्या है, इमेज। लेकिन 6 सेंटीमीटर हम नहीं लिखेंगे ना, कितना लिखेंगे, -6 सेंटीमीटर। अच्छा माइनस क्यों लिखा, क्योंकि देखो अगर ये कॉनकेव मिरर है, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, तो इमेज नीचे ही तो बनती है, सामने सामने तो इमेज बनेगी नहीं। तो यहाँ हमने अगर इमेज रख बनाया, मतलब हम साइज कैसे काउंट कर रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो ये होता है नेगेटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव। देख लिया आपने। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर हमें साइन कन्वेंशन पता हो तो हम इजिली आंसर जो है वो निकाल सकते हैं, साइन कन्वेंशन के साथ मिरर फॉर्मूला लगा के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम, है ना। देखो ये क्वेश्चन क्या है हमारा, ये जो है, अच्छा ये पहले देख लिया हमने, आगे देखते हैं। ठीक है, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ध्यान से समझना है। रिफ्रैक्शन बेंड होता है, रिफ्रैक्शन क्या था, बेंड होना। रिफ्रैक्शन जो था वो था बेंड होना। कितना बेंड होगा, कोई भी लाइट कितना बेंड होगा, वो हमें बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ रहे हो। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम किससे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एन से। ठीक है, और ये होता क्या है, देखो ये होता है एन इक्वल टू, ये हमें रेशियो बताता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, है ना। ये हमें एयर और मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो बताता है। ठीक है, मान लो कि कोई भी लाइट एयर से, कहाँ से, एयर से ग्लास में आया, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा, देखो एयर में पता ही आपको 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो ग्लास में क्या होगा, इससे ना, इससे तो कम ही होगा, इससे क्या होगा, कम होगा, लेस होगा। क्यों होगा लेस, ऑब्वियस सी बात है कि जब कभी भी एयर से, देखो जैसे जैसे मीडियम डेंसर होते जाती है, जैसे जैसे मीडियम डेंसर होता है, स्पीड जो है, स्पीड जो है लाइट का वो कम होने लगता है। सिंपल सा रीजन है, क्योंकि देखो एयर में कम ऑब्स्टेकल मिलते हैं क्योंकि पार्टिकल दूर दूर होते हैं, लिक्विड में ज्यादा मिलते हैं क्योंकि थोड़े पास पास होते हैं, और जो सॉलिड है उसमें तो बहुत पास पास होते हैं, तो वहां तो स्पीड और कम हो जाता है। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जितना कम होगा, याद रखना है, एन अगर ज्यादा हुआ तो स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और एन अगर कम हुआ तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा,
ज्यादा हो जाएगा। अब देखो, यहाँ 3 × 10⁸ है और नीचे इससे कम वैल्यू है, मतलब मान लो एग्जाम्पल से समझो, अगर ऊपर है 6 और नीचे है 6 से कम, मान लो नीचे है 2, तो ये कट करके कितना आने वाला है? 3। अगर इसका उल्टा होता कि ऊपर जो है वो रहता 6 और नीचे रहता 12, तो ये कितना हो जाता? 0.5। मतलब इस केस में कम वैल्यू है, तो अगर हम इसको सीधा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे पुट कर ले कि यहाँ n रहता और n की वैल्यू जब 2 आती, मतलब 1 से ज्यादा आता, तो मतलब n ज्यादा हो रहा है, तो ये वाला केस बनता। तो स्पीड क्या हो जाता? कम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम तो स्पीड ज्यादा, और स्पीड ज्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। यहाँ क्या हुआ? n कम आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ है? कम, तो स्पीड क्या होगा? ज्यादा। ये वाला केस बनेगा। क्लियर है क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, हम किसी भी मीडियम और एयर का निकाल सकते हैं। इसमें जनरली न्यूमेरिकल में तीन में से दो वैल्यू गिवन होती है ना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन होगा, तो एयर का तो सबको पता है 3 × 10⁸। नीचे नहीं गिवन होगा, ये जो है वो नहीं गिवन होगा, तो आप क्या करोगे? इसको यहाँ ले जाओगे, है ना? तो 3 × 10⁸ को आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी गिवन है उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसा रहता है। अब देखो, ये दो तीन चीजों पे डिपेंड करता है। पहला तो मीडियम पे, अभी बताया आपको कि मीडियम चेंज होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगी। दूसरा क्या? वेवलेंथ ऑफ लाइट। हाँ, पता ही आपको, इसके पीछे बहुत सारे कंसेप्ट है कि जो रेलवे सिग्नल होते हैं उसमें ये ब्लू कलर का या ग्रीन कलर का या ये जो रेड कलर का, यही सब सिंबल क्यों लगाते हैं? क्योंकि वेवलेंथ पे डिपेंड करता है सब। इतना डिटेल में नहीं पढ़ना आपको, सीधा याद रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक तो मीडियम पे डिपेंड करता है, एक स्पीड पे करता है और एक टेम्परेचर पे करता है। टेम्परेचर पे क्यों करता है? क्योंकि देखो टेम्परेचर ना, टेम्परेचर जो है वो डेंसिटी को अफेक्ट करता है। डेंसिटी बढ़ेगी तो स्पीड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। स्पीड कम हो जाएगा, और डेंसिटी जो है अगर घटेगी, डेंसिटी घटेगी तो स्पीड ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए ये इन सब फैक्टर पे डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं हम। देखो, ये वही है, रिफ्रैक्शन से क्वेश्चन है। यहाँ से आप समझ सकते हो कि व्हाई डज अ पेंसिल अपीयर बेंट व्हेन इन इमर्स इन वाटर। देखो, वाटर में पेंसिल जो है, देखो अगर ये आप यहाँ पे मैंने बनाया भी है, देख सकते हो आप। देखो, पेंसिल देखो यहाँ पे, यहाँ जो है यहाँ से यहाँ तक जो है वो है आपका वाटर। क्या है? वाटर। इधर क्या है? इधर है एयर। देखो, इधर वो एयर है और इधर वाटर है। तो लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हो रही है, अपने ओरिजिनल पाथ से क्या होगा? बेंड होगा। ओरिजिनल पाथ से क्या होगा? बेंड होगा। तो जो हमें ये जो लाइट है, देखो आप यहाँ से अगर पेंसिल को ड्रॉ करो, तो जो हमें ये पेंसिल इधर दिखने वाली थी, है ना? इधर दिखने वाली थी जो पेंसिल, वो हमें यहाँ दिख रहा है। यहाँ दिख रहा है, मतलब अगर सीधी सीधी आती तो यहाँ दिखता, अगर बेंड होके आई है तो यहाँ दिख रहा है। क्लियर है क्या? तो ये चीज आप समझ सकते हो कि लाइट जो है यहाँ पे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रहा है, इसलिए बेंड हो रहा है। कुछ भी आप देख सकते हो कि मान लो कि ये हमारा क्या है ना, कि कोई ग्लास स्लैब है और इसके ऊपर हम क्या नीचे हमने रखा है, मान लो कॉइन, है ना? तो कॉइन रखा है यहाँ पे, लेकिन जब हम देखते हैं तो इसके ऊपर जो ये है हमारा एयर है। ये क्या है? एयर है। जब हम देखते हैं तो लाइट एयर से इस वाटर में आ रही है, तो अपने जगह से वो क्या हो जा रहा है? बेंड हो जा रहा है, जिसलिए हमें ये यहाँ ना दिख के यहाँ ऊपर में दिखती है। आई बात समझ में? तो सीधा सा स्टोरी लिखना है आपको कि ये सब रिफ्रैक्शन के वजह से हो रहा है, क्योंकि रिफ्रैक्शन में क्या होता है, लाइट अपने जगह पे बेंड हो जाता है, तो अपने रियल जगह से वो हमें अपेरेंट जगह पे मिलता है। आई बात समझ में? इसके बहुत सारे रीजन है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स वगैरह भी है ना? ये सब रिफ्लेक्शन के वजह से, रिफ्रैक्शन के वजह से ही होता है। क्लियर है क्या? आगे देखते हैं। ये क्या है? देखो, इजी सा क्वेश्चन है, बट आया हुआ है बोर्ड में तो बता रहा हूँ मैं। ये क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बता रहा है, बताना है हमको। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताइए। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला, जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे नॉर्मल
एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये सब एक ही प्लेन में होता है, सेम प्लेन में। और एंगल आई जो है वो एंगल आर के बराबर होता है, ये दूसरा रूल है। देखो, ये डायग्राम बनाने बोल रहा है, आप बना सकते हो। देखो, ये जो है कोई ऑब्स्टेकल है, ये इंसिडेंट रे है, और ये जो है वो रिफ्लेक्टेड रे है। और यहाँ क्या है, ये है हमारा नॉर्मल। तो आपको बनाना क्या होगा, देखो यहाँ पे जरूर से आप ऑब्स्टेकल बनाने के लिए ये बना देना, नहीं तो वो ट्रांसपेरेंट समझ लेगा और फिर आपके मार्क्स कट जाएंगे। नॉर्मल और इंसिडेंट रे, ये कौन सा रे है, ये है हमारा इंसिडेंट रे। ये क्या है, ये है रिफ्लेक्टेड रे। और ये देखो, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है वो होता है एंगल आई, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है वो होता है एंगल आर। और हमेशा एंगल आई जो है वो एंगल आर के बराबर होता है, किसमें, रिफ्लेक्शन में, याद रखना है, रिफ्लेक्शन में। क्लियर है क्या, ठीक। रिफ्लेक्शन में सेम नहीं होता, उसमें एंगल आई अपॉन एंगल आर जो है वो कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट होता है। और इसी को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। सुनने में स्नेल्स लॉ थोड़ा लग रहा है कि पता नहीं क्या ही लॉ होगा, लेकिन रिफ्लेक्शन में ही कवर हो जाता है, ये जो मैंने अभी सेकेंड या थर्ड क्वेश्चन में बताया हुआ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आगे के वीडियोज में। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब।